बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इलेक्शन करीब हैं और सियासी जुमले, सियासी तनकीद के नश्तर जो हैं वो तेज़ होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जारहाना मिजाजी जो है वो दिखने में नज़र आ रही है और पुरानी सियासत से भी बड़ा खाइफ नज़र आते हैं, बड़ा तंग है। तो क्यों खाइफ नज़र आते हैं, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। और अचानक से पुरानी सियासत उन्हें क्यों इतना खटकने लगी है। इससे पहले अगर देखा जाए तो पीडीएम में उन्होंने मुकम्मल तौर पर नून लीग को और जितनी भी इत्तेहादी जमातें थी उसमें उनमें उनका नाम भी है, उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट भी की। लेकिन अब जब इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम उस तरीके से ना उनको जवाब देना चाहते हैं ना जवाब देंगे जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब मुस्लिम लीग नून पर तनकीद कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की 16 माह की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। लेकिन उस 16 माह की कारकर्दगी में पीपल्स पार्टी भी शामिल हाल रही है। तो किस बुनियाद पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस 16 माह पर तनकीद कर रहे हैं। साथ ही आज के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के हवाले से भी बात करेंगे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जमानत मांगी है आने वाले इलेक्शन के हवाले से कि कोई भी इलेक्शन पर उंगली नहीं उठाएगा। और मुस्लिम लीग नून का भी इसके ऊपर रद्द अमल आया और उन्होंने कहा कि जमहूरियत और जमहूरी कदरें पहले से ज्यादा मजबूत हो रही हैं और हम इसे मजबूत करेंगे। और क्या इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई आइंदा की इत्तेहाद की हिकमत अमली बन पाती है, सामने मंजर आम पर आती है। अगर मैं मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हिकमत अमली को देखें तो वो कराची भी पहुंचे हैं, वो सिंध में भी घूमे हैं, वो बलोचिस्तान भी गए हैं। अब पेशावर और पंजाब के हवाले से तो पंजाब में पहले से ही उनका होम ग्राउंड है और पेशावर का क्या होता है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और पुरानी सियासत को लेकर भी बात करेंगे और हालिया सियासत को भी लेकर बात करेंगे और साथ ही इलेक्शन कमीशन के किरदार को और आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है दीगर पार्टियों के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। और जनाब अतीकुर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा आपसे बात का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहिबा ये फरमाइएगा, हुकूमत बनाने और निज़ाम चलाने के हवाले से आपको इतना यकीन क्यों है कि 2018 के बाद अब जो हुकूमत आने वाली है यानी कि 2024 की जो हुकूमत आने वाली है वो आप ही की हुकूमत है और वजारत उज़्मा का जो ताज है वो नवाज शरीफ साहब के सर ही सजेगा। दूसरी जानिब आपने अपने इत्तेहादी जमातों का दायरा कार भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो पीडीएम में जमातें आपके साथ थीं उन्हीं जमातों के साथ आप दोबारा से इत्तेहाद कर रहे हैं आने वाले इलेक्शंस को लेकर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हमारे हुकूमत के आने का ताल्लुक़ है, वहाँ ये तो देखिए जी, अवाम ने वोट डालना है। जिस पार्टी ने ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई हुई होगी, अवाम के दिल जीते हुए होंगे। अब ये 24 तक का जो टाइम पीरियड गुजरा है, 23 तक का, उसको निकाल के 18 से 23 तक, उससे पहले 13 से 17 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा बड़ा आइडियल टाइम पीरियड था। लोग बिल्कुल उस टाइम पीरियड को नहीं भूले और उसको याद करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि अब हम फील्ड में बाकायदा जाते हैं और हमारे जलसे चल रहे हैं। मेरी तो बाकायदा अपने इलाके में कैंपेन चल रही है। मैं वहाँ पे लोगों की, ख़वातीन और मर्दो हज़रात सबकी जो ख्वाहिश है वो यही सुन रही हूँ कि उन्हें 13 से 17 तक का पाकिस्तान चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ का दौर वो बार बार याद करके उसी दौर को याद करते हैं। बाकी रही बात, देखें, जो पार्टी विन करेगी उसी की हुकूमत बनेगी। हम पहले कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद तो रख सकते हैं। कौन बंदा कहता है कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा? हर कोई यही स्टूडेंट आके कहता है कि मैंने पास होना है, मैं पास हो जाऊंगा, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों में पास हो जाऊंगा। इसी तरीके से ही होता है ना, उम्मीद पे ही सारा कुछ, ये जो हम सर्विसेज देते हैं
डॉक्टर साहिबा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हर पार्टी का हक है वो अपनी जीत का इजहार करे और उसके लिए कोशिशें भी करे। ये फरमाइए कि मैंने आपसे पूछा कि आप इत्तेहाद भी में भी जा रहे हैं, आपने दीगर जमातों के साथ जाकर इत्तेहाद भी किया आइंदा 2024 के इलेक्शन को लेकर, तो क्या नई इत्तेहादी हुकूमत देना चाह रहे हैं 24 में? मैं उसी तरफ आ रही हूँ। देखिए जी, ये जब पीडीएम बनी, वजूद में आई, और ये भी एक बहुत बड़ी इत्तेहादी हुकूमत थी, और ये 18 माह का जो टाइम पीरियड गुजरा, और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड गुजरा। और कहीं आपने कोई शिकवा, लोग तो 2 या 3 जमातों के साथ 6 महीने बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, आपने कोई ऐसा शिकवा शिकायत सुनी? नहीं, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इन दूसरी पार्टियों को भी बड़ा अच्छा तजर्बा रहा मुस्लिम लीग नून के साथ काम करने का, और उनके बरमला इजहार भी यही था कि अब हमें जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमने काम किया, और पहली दफ़ा हमने जाना कि काम कैसे किया जाता है, और उन्होंने अब प्री इलेक्शन जो हमने एक कोलिजन लिया है, वो ये भी खुश आइंद है। देखें, इलेक्शन के बाद और सिचुएशन हो जाती है, ये इलेक्शन से पहले की जो हमारा एक इत्तेहाद हो रहा है, ये एक बड़ा अच्छा खुश आइंद होगा। और ये सारे सूबाई लेवल पे हम इसको तरतीब दे रहे हैं कि हम हर सूबे लेवल पे किस तरीके से हर सूबे को हमने तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है, कि जो डिप्राइव सूबे हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ये एक स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। अच्छा। इन सब के साथ मिलकर, यानी ताकि हमारा मुल्क ओवरऑल एक बेहतरी की तरफ जाए। इत्तेहादी स्ट्रेटजी आपकी तैयार हो रही है, इस पे मजीद आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेता हूं। आपने अभी कहा कि मामलात जो थे 16 माह के अंदर बड़े अच्छे चल रहे थे, किसी पार्टी को कोई शिकवे शिकायत नहीं थे। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने डॉक्टर साहबा की बात भी सुनी, कोई शिकवे शिकायत नहीं थे 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में। ये फरमाइए कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों दिन ब दिन जोर पकड़ता चला जा रहा है? क्या शकूक व शुबहात हैं भुट्टो साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन रजा साहब ने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से 12 दफा बात की, लेकिन अब तो उन्होंने लेवल हवाले से जो गिला करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा अगर हमें 88, 93, 2008 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो हमारा सियासी और बुनियादी राइट है कि हम इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़के जैसे पहले कभी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इस दफा भी हम इलेक्शन लड़के अपनी हुकूमत बनाएं। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का राइट होता है कि वो ग्राउंड पे जाएं, अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, लोगों के वोट से जीत के आए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो अपनी आवाज उठा रहे हैं और इसके ऊपर बिल्कुल कर रहे हैं, और बरमला उन्होंने ये गिला करना लेवल प्लेइंग फील्ड का छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर अब कोई गिला बनता नहीं, क्योंकि चीजें जो है वो अब उस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रही, इसलिए गिला करना ही छोड़ दिया है। और जहां तक पीडीएम की हुकूमत का ताल्लुक था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिल्कुल ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बिलावल साहब ने ही तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग पीटीआई, पीएमएलएन और तमाम दीगर पार्टियों को इकट्ठा किया था एक प्लेटफॉर्म पे। उसमें अगर कोई पार्टी नहीं शामिल हो सकी वो पीटीआई थी, और अब तो बिलावल साहब कह चुके हैं कि आइंदा हम पीटीआई को भी साथ बैठ के बात कर सकते हैं, बशर्त ये कि अगर 9 मई के वाक़े में जो मुलव्वस लोग हैं वो शामिल ना हो। पाकिस्तान की दहशतगर्दों से जो है, पाकिस्तान के अपने रियासती दहशतगर्दों से जो रियासत के ऊपर हमला करते हैं उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। तो अब सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम तो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, वो चारों सूबों में कैंपेन करेंगे। और जहां तक बात पीएमएलएन और एमक्यूएम के हवाले से है, बिलावल साहब ने ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ साहब को कहा है, वेलकम किया है कि आप सिंध में आए। बिल्कुल वो उनका जमहूरी आईनी हक है कि वो किसी भी पार्टी के साथ कोलिशन कर सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, और इससे पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई 2 पार्टियां या 3 पार्टियां या 4 पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ती हो। हमें तो
इस पे बुरा मनाने की बात ही नहीं है। लेकिन आपकी तरफ पीपल्स से पार्टी लेकिन ने आपकी तरफ तो से ये अपनी वाजे जोरे बाजू अपने ताकत पे इलेक्शन लड़ना है। जी, आपकी तरफ से ये वाजे पैगाम है कि आप किसी के साथ इत्तेहाद में नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट पार्टी है। ये जब हम हुकूमत में इकट्ठे बैठे थे उस टाइम पे भी अगर कोई गिला शिकवा या रिजर्वेशंस थी तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को ये क्रेडिट दिया कि हुकूमत जो है वो यूनाइटेड रखने में बिलावल साहब को क्रेडिट जाता है। तो अगर ये गिले शिकवे से और इख्तिलाफात रखने से हुकूमत छोड़ देते तो वो बड़ा लगना था। तो ये अपने जाती ईगो से और सियासी मफादात से बालातर होके वो हुकूमत का हिस्सा रहे, और कोई चीज होती थी या अच्छी लगती थी या नहीं, लेकिन हुकूमत को जोड़े रखा। कॉज एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप था जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मियां शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे थे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने रियासत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। सबको अच्छा जुल्फ़िकार साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्की सियासत किस समत जा रही है और इलेक्शन की तैयारियां कितनी हैं, मज़ीद कितने इत्तेहाद होने हैं और आइंदा आने वाली हुकूमत 2024 की किसकी होनी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी यकीन है और नून लीग को भी यकीन है और दीगर जमातें जो हैं अपना वो रोल इसमें प्ले कर रही हैं। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जबकि बिलावल भुट्टो साहब पुरानी सियासत से भी बहुत ज़्यादा तंग नज़र आ रहे हैं। अतीकुर रसूल साहब, आप फरमाइएगा, आपने दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग का मुतालबा किस हद तक दुरुस्त है, और दूसरी जानिब ये भी फरमाइए कि क्या आपको भी लगता है कि नून लीग जो है वो दोबारा 2018 की तारीख को दोहराने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच एहसन। देखें, जो हालात वाक़यात हैं वो तो यही है। पहले मैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि क्या नून लीग जो है वो 2018 के जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको दोहराने जा रही है, तो सिचुएशन ऐसी ही नजर आ रही है इस वक्त। अगर आप नून लीग को जिस वक्त बाहर किया गया था उस 2018 के इलेक्शन के बाद से उसके साथ जो कुछ हुआ, अब अगर आप उसको कंपेयर करें आज की सूरत हाल के साथ, तो आजकल वो दीगर जमातों के साथ ऑलमोस्ट हो रहा है। इसी तरह उस वक्त पीटीआई को जिस तरह से उरूज मिला और जो कुछ उसको उस वक्त दिया गया था वो आजकल आपको पीएमएलएन के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। पीएमएलएन के साथ तमाम लोग इलेक्टेबल पीएमएलएन की तरफ रुख कर रहे हैं। पीएमएलएन के जो लीडर हैं वो जिधर जा रहे हैं उनको वहां से वेलकम किया जा रहा है। अगर ये अदालत में जाते हैं तो उनके रिलीफ मिल रहा है। अगर ये बलोचिस्तान जाते हैं तो वहां पर इलेक्टेबल्स इनकी तरफ उड़ के आ रहे हैं। अगर ये सिंध का रुख करते हैं तो वहां पर भी इनको पजीराई मिल रही है। अगर ये इस्लामाबाद में बैठते हैं तो लोग जो है वो ख्वाहिश ये कर रहे हैं कि इनकी तरफ जो है वो जाया जाए, क्योंकि उन्हें स्कोप पीएमएलएन का जो है वो नजर आ रहा है आने वाली जो गवर्नमेंट है उसमें। तो ऐसी यानी रावी चैन लिख रहा है जी, इनके लिए चैन लिख रहा है, बाकियों को बेचैनी जो है वो होनी चाहिए। नून लीग के लिए चैन लिख रहा है। सही, नून लीग के लिए रावी जो है वो चैन लिख रहा है और आपको यहाँ पर ये सारा के सारा जो मंसूबा नजर आ रहा है वो वही नजर आ रहा है जिस पे दीगर पार्टियां तशवीश का इजहार कर रही हैं। देखिए, आप देख लेना, आपने हर एंगल से देखें, चाहे वो केसेस के हवाले से देख लें, चाहे इलेक्टेबल्स के हवाले से देख लें, चाहे दीगर जमातों का इनके साथ इत्तेहाद के हवाले से देख लें। पीएमएल इनके साथ जो है वो एमक्यूएम भी बैठ रही है, मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ बैठ रहे हैं, बाप पार्टी के लोग भी इनके साथ बैठ रहे हैं। कोर्ट में इनको रिलीफ मिल रहा है। इनके लिए जो ग्राउंड पे जो सेटिंग होनी चाहिए, ग्राउंड जो तैयार किया जा रहा है, विकेट जो तैयार की जा रही है, वो इनकी मर्जी के ऐन मुताबिक तैयार की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इनके लिए जो है वो ग्राउंड हमें बड़ा वाज़िया नजर आ रहा है कि आने वाले दिन इनके लिए जो है वो बेहतर है। यानी कि पीपी का लेवल प्लेइंग का मुतालबा, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा दुरुस्त है। बिल्कुल 100% दुरुस्त है। देखें, आप एक पार्टी को हर तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दें और दीगर पार्टीज को जो है वो आप 10 कदम 50 कदम पीछे रख लें, उनके लिए मसाइल खड़े करें, और एक को जो है वो आप हर चीज प्लेट में रख के दे दें, तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर आसानी होगी। और जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात करते हैं, तो हम जब रिगिंग को जब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो रिगिंग पाकिस्तान के अंदर प्री पोल रिगिंग और क्या होती है? प्री पोल रिगिंग यही होती है कि इलेक्टेबल्स को जो है वो इधर लाया जाए, इसी तरह दीगर जो जमातें हैं उनको सप्रेस किया जाए, और जिस जमात को आगे लेकर आना है उसको सपोर्ट की जाए। उसके लिए ऐसे हालात जो है वो पैदा किए जाए, चाहे वो मीडिया के जरिए, चाहे वो उनको अदरवाइज जो सपोर्ट की जानी चाहिए उसके जरिए,
चाहे उनके हवाले से लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज करने के हवाले से। तो सारी सूरत हाल आपको नजर आ रही है। आज से इनके साथ जो है जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी, पीडीएम की जिस वक्त गवर्नमेंट थी, उस वक्त नवाज शरीफ जो है वो तशरीफ नहीं लाएगी, उसके बाद तशरीफ लाई जब तमाम मामलात इनके हक में जाना शुरू हो चुके, तब ये सूरत हाल ऐसी बनी कि ये आके अब जो है वो खुल के खेल रहे हैं, खुल के जो है वो विकेट से निकल के क्रीज से नहीं, निकल के वो तो ये छक्के भी ठोके कहते हैं मार कि रहे हैं। अदालती निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और जो अदालत है वो अपने ऊपर लगे हुए धब्बे धो रही है। आपका पॉइंट लेता हूँ अतीक साहब मजीद इसी हवाले से। समीना मतलूब साहिबा, ये फरमाइएगा कि आपने भी बात सुनी इलेक्टेबल के हवाले से, और मैं इलेक्टेबल्स के हवाले से आपके सामने सवाल ये रखना चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज साहिबा कहती नहीं कि हमें इलेक्टेबल्स की सियासत से जान छुड़ानी है, लेकिन आप 2024 में जाने लगे हैं तो वही रवायत आपने दोहराना शुरू की है और उन्हीं की तरफ आप जा रहे हैं, क्यों? नहीं, इलेक्टेबल्स जो नॉन लीग से निकल के जो ट्रेन के जहाज़ में बैठ के दूसरी तरफ रुख करके गए थे वो दोबारा आ रहे हैं अच्छा। नॉन लीग में पुराने वही लोग। वैसे बहरहाल डिस्करेज होना चाहिए। मैं तो अपने मेरी राय यही है कि ऐसी जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस है ना उसे हमें डिस्करेज करना चाहिए। असल में ये लोग तो हर गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं और तभी इसीलिए जितनी भी हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं उनमें खातर ख्वाह चेंजेस नहीं आ पाती, क्योंकि वही लोग मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ रंगों में आके हुकूमतों में होते हैं, मौजूद होते हैं। बहरहाल इसके मुताबिक मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी और मैं अपील भी करती हूँ कि इसमें हमें एक बेहतरीन स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। ये अपील जो है आपने अपनी क़ियादत के सामने रखी है? नहीं रखूँगी ना। अब मैं तो अब सुन रही हूँ ना, मैं सारी बातें जो मैं महसूस कर रही हूँ तो मैं अब मेरी बात पहुँच जाएगी। देखिए जी, ये मेरी अकेली अपनी पार्टी के लिए नहीं है, मैं तमाम पार्टियों की बात करती हूँ। अब ये बात नहीं है कि भी दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो ऐसा नहीं कर रहे, वो अपने तमाम नाराज लोगों को मना के वापस ला रहे हैं। अच्छा, अब एक पार्टी ऐसा नहीं कर रही, तमाम पार्टियां ऐसा करती हैं। अगर तमाम पार्टियां एका कर लें तो ये थोड़ी सी ये नेगेटिव प्रैक्टिस जो है ये डिस्करेज हो सकती है। जब एक पार्टी ने करना है और दूसरी ने या तीसरी ने नहीं करना तो फिर कोई खातिर कामयाबी भी नहीं होगी। ये सारी पार्टियां मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करें जो इम्प्लीमेंटेबल हो और इजी हो और आगे हमारे सिस्टम जो है उन पे भी कोई बोझ ना बने और वही पुराने चेहरे जो रंग बदल के और पार्टियों में जाते हैं वो भी थोड़ा सा उसमें भी एक पार्टी की सिंसेरिटी में आ जाएंगे। सर यानी कि इसी हवाले से सारी पार्टीज को भी इस हवाले से स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। जुल्फिकार साहब, एक पार्टी कैसे अपने ऊपर पाबंदी लगा सकती है और बाकी लोग उसी तरीके से करते हुए ये तमाम पार्टीज को अपना कोई सही इलेक्टेबल्स के हवाले से सबको अपना मौकिफ रखना चाहिए। मैं इसी हवाले से जुल्फिकार बदर साहब से भी जान लेता हूं। जुल्फिकार बदर साहब, इलेक्टेबल्स के हवाले से तो आपने बात सुन ली, ये फरमाइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहां पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो मुतालबा भी जो है अब काफ़ी पीछे चला जा रहा है, लेकिन अब वो बुजुर्ग सियासतदानों और पुरानी सियासत से भी बड़ा खाइफ नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए एहसन साहब, माजी में पिछले 70-75 सालों के अंदर जितने भी लोग चाहे 2 दफा बने, 3 दफा बने या और बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ ओहदों पे आए हैं, उन्होंने बहुत सारी सियासत के अंदर कोई ऐसी मेजर तब्दीली नहीं लेके आए, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की कि पाकिस्तान के साथ साथ जो मुल्क आजाद हुए या पाकिस्तान के बाद जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने जिस तरह मुल्कों को तरक्की याफ्ता बनाया है, जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की कमी तो नहीं है। हमारे पास ज़राए वसाइल की, किसी जमाने में सुनते थे अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक्चुअली पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हम उस चीज को जो है वो प्रैक्टिकली अमल दरामद नहीं कर पा रहे उस चीज के ऊपर। हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए, नौजवान लीडर चाहिए, विजनरी लीडर चाहिए, जो कि नौजवानों को, औरतों को और नई नस्ल को उनको चैनलाइज कर सके, उनको विजन दिखा सके, मुल्क के अंदर तब्दीली बेहतरी ला सके, ना कि सिर्फ दावेदार हो बातें करने का।
वो प्रैक्टिकली होना जरूरी है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं पिछले सही 16 माह के सही अंदर। बदर साहब ये और आप सही उससे कह रहे हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें करके बताई हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं जी कि बुजुर्ग सियासतदानों को जो है अब सियासत छोड़ के मुल्क और कौम के लिए दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। तो जरदारी साहब भी तो बुजुर्ग सियासतदान ही हैं हमारे। जरदारी साहब तो पहले ही इस बारे में कह चुके हैं कि मैं बिलावल साहब ही लीड करेंगे और पार्टी को बिलावल साहब ही लीड करते हैं। जरदारी साहब का जो रोल है वो एज ए मेंटोर है, वो बिलावल साहब को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं और चीजों में मुशावरत करते हैं। वो तो बिलावल साहब का सपोर्टिंग हैंड है। अगर अच्छा। तमाम दूसरी पार्टियों के लीडरान भी ये समझ लें कि अपनी पार्टियों के अंदर यंग क्यादतों को आगे लेके आना है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो मसाइल हैं वो यंगस्टर्स आपस में बैठ के बातचीत के जरिए हल कर लेंगे। कॉज ये जो सिर्फ पावर का के ताकत का नशा है, इसके लिए बहुत सारे लोग सिर्फ जो है कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, जो कि अभी हाल ही में आप देखें कि नजर भी आ रहा है मौजूदा हालात में कि 18 अमेंडमेंट को खत्म करने की बात हो रही है, एनएफसी को खत्म करने की बात हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज होके की जानी है जब जो भी अगली हुकूमत आएगी। तो इस चीज के अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नौजवान क्यादत के आने से पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है, एक सॉफ्ट पावर है, उसका दुनिया में मैसेज जाना और पाकिस्तान के अंदर एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान के अवाम को जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे कानून तो है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे लोग तो हैं लेकिन वो अमल दरामद नहीं करते। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मौजूद होती हैं लेकिन उसको इतना डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करके ब्यूरोक्रेटिक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है कि इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 तक की हुकूमत ने टापी गैस पाइपलाइन और ईरान गैस पाइपलाइन करवाया, सी पैक करवाया और आज तक उसके ऊपर उस तरह इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? आज अगर ईरान गैस पाइपलाइन जो कि चंद किलोमीटर की है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर दी जाती तो पाकिस्तान के अंदर हाउस होल्ड को और इंडस्ट्री को सस्ती गैस मिलती, बिजली बनाने वालों को सस्ती गैस मिलती, आपकी बिजली सस्ती होती, आपके एक्सपोर्टर को सही, सस्ती यानी कि बिजली जितने मिलने भी से प्रोजेक्ट्स आपका हैं, प्रोडक्ट कंपेटिटिव होता, जितने भी आपकी प्रोजेक्ट्स हैं। एक्सपोर्ट बेहतर होती, आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ती, तो पाकिस्तान को फायदा था। यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, उनकी ग्रोथ नहीं कर रहे। इस हवाले से आपका पॉइंट लेता हूं क्योंकि सर मुझे ब्रेक पर भी जाना है। अतीकुर रसूल साहब ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में आपने इलेक्टेबल्स की बात की है, तो इलेक्टेबल्स कितना किरदार रखते हैं हुकूमतें बनाने और गिराने में? देखिए, पाकिस्तान की जो आप अगर सियासत देखें तो हमेशा बदकिस्मती यही रही है। कभी आपको आईजेआई की शक्ल में, कभी आपको एमएमए की शक्ल में, कभी आपको पीएमएलक्यू की शक्ल में, कभी आपको पीटीआई की शक्ल में नई जमात जो है वो बनती नजर आई है। बल्कि अब आप देख लें, एक नई जमात इस्तेहकाम है पाकिस्तान भी नजर आ रही है। इन तमाम जमातों में जो लोग शामिल हुए हैं वो कौन थे? वो इलेक्टेबल थे जो कभी किसी एक जमात में थे, फिर नेक्स्ट जो है वो कोई और जमात जब नई बनती है तो वो तमाम उड़ान भर के उस जमात में चले जाते हैं। फिर जब आपको एक नई जो है वो एक नए इलेक्शन का सामना जब करना पड़ता है तो फिर कुछ इलेक्टेबल्स उड़ के उस जमात में चले जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासी जो और जमहूरी तारीख है उसकी बदकिस्मती ये रही है कि इलेक्टेबल्स हमेशा जो है वो अपनी जमात में जिसमें से वो इलेक्शन लड़के कामयाब होते हैं और असेंबली के अंदर अपना जो ओहदा है वो एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो फिर एक नई किसी जमात में चले जाते हैं जहां पर जाके फिर वो एक नए सिरे से जो है वो वही मामलात करते हैं जो पुराने उनके साथ जो चलते चले आ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत को इलेक्टेबल्स ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सही सही अतीक साहब, माजरत के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं साथ। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, अवामी सियासत और मुल्की सियासत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और अवामी हिमायत किसको हासिल होगी? डॉक्टर साहबा फरमाइएगा, आपने कहा कि अवाम ये इस बात का इजहार करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने किसकी हुकूमत बनानी है और अवाम की अवामी हिमायत के ऊपर ही हुकूमत बनती है। ये फरमाइए कि नवाज शरीफ साहब हमें अभी तक अवाम में नज़र नहीं आए, क्यों? इसकी क्या वजह है? साथ ही ये फरमाइएगा कि जब से उनकी वापसी हुई है तो वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे में नज़र आए, उसके बाद से उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ क्यों नहीं किया? कब करने जा रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम और अवाम में कब आएंगे?
नहीं, अब सबसे पहला राब्ता तो उनका अवाम के साथ ही पाकिस्तान में उतरते ही हुआ। अच्छा। इससे बड़ा राब्ता तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी हुआ था किसी का भी। और अब आप उनकी मसरूफियत और उनकी जो अपनी जो उन्होंने सियासत की लाइन ले रहे हैं वो, और उनकी मसरूफियत हम देख रहे हैं कि तमाम सूबों में वो जाके तो अपना रोल अदा कर रहे हैं। और साथ में वहाँ पे मुस्लिम लीग के जितने कौन भी सी सियासत की लाइन ले रहे हैं डॉक्टर साहबा? एक तो सब लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा। देखिए जी, बेशक हमारी पार्टी से भी हूँ, लेकिन वहाँ के दानश्वर भी हूँ और पॉलिटिकल हम लीडरान भी हूँ, सबसे मुलाकातें हो रही हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जितने भी मुस्लिम लीग के लोग हैं उनके साथ उनकी कन्वेंशंस हो रहे हैं, उनके साथ मुलाकात हो रही है। मुस्लिम लीगी वर्कर्स के साथ मुलाकात हो रही है, वो अवाम के अंदर ही हैं। अब वो सूबों में हैं और जैसे ही वो हो जाता है ऐलान टिकट्स का कि किन किन को मिलनी है, उसके फ़ौरन बाद जलसे शुरू हो जाने हैं। और इंशाल्लाह मियाँ साहब इससे भी ज़्यादा लोगों के बीच में ही होंगे। इंतजार हो रहा है, टिकट्स का इंतजार हो रहा है। टिकट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो फिर साथ ही जलसे भी शुरू हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्द ही अवाम में आए। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सर फरमाइएगा, आज फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन। जी जी, हेलो, एक मिनट प्लीज, मुझे एक अपनी बात को पूरा करने दें। करें। मैंने बदर साहब की बात को मैं सेकंड करना चाहती हूँ। उन्होंने जो बात की कि हमारे जो मंसूबे हैं वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होते, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं इस बात पे बात ज़रूर करना चाह रही थी जी कि हमें अपने लॉ में और आइन में ऐसी तब्दीली लानी चाहिए जिसके लिए पाबंद हो जाए कि जो भी हुकूमत अपने मुल्क के लिए कोई प्रोलॉन्ग टाइम का मंसूबा लेती है या किसी और कंट्री के साथ कोई मंसूबा साजी करती है, कोई इधर हमारी तरक्की को उसमें तक़वियत मिलती है, तो वो नई हुकूमत के आने पे वो कंटिन्यूस चलते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। अब आप ये देखें, जब भी कोई मंसूबा लगता है दूसरी हुकूमत आती है उसको रोक दिया जाता है और वक्त का भी ज़िया है। और फिर जब दोबारा हुकूमत आके उसको शुरू करती है तो उससे कितने गुना उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। सही, यानी कि उन तमाम मंसूबों को जारी और सारी रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे जुल्फ़िकार साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। जुल्फ़िकार साहब, आज इलेक्शन कमीशन से ज़मानत का मुतालबा कर दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, ये भी फरमाइएगा। दूसरी जानिब आपने कहा कि ज़रदारी साहब जो हैं वो मेंटोर का किरदार अदा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें मुकम्मल यकीन और एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इंतखाब का जो नतीजा है वो तो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। यहां पर यह तफावत क्यों है और जमानत नहीं मिलती तो फिर लाहेअमल क्या होगा? देखिए, जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने की है उस बात के ऊपर बहुत वजन है। उन्होंने एतमाद का इजहार किया है, लेकिन बिलावल साहब ने उससे अगली बात कर दी। उन्होंने कहा कि अगर जरदारी साहब ने जैसे एतमाद का इजहार किया तो अब इलेक्शन कमीशन भी उस बात के ऊपर बावर करवाया कि वो गारंट करवाएगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, चीफ जस्टिस को, कि आप भी इस चीज को ओवरसी करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैटर है क्योंकि पाकिस्तान की बका और सलामती का है मैटर है ये इलेक्शन। तभी आपको पता चलेगी जब फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। और ये जो नताइज का पहले से ये जो एक तासुर बना दिया जाता है और एक जैसे अभी आपने तजिया भी सुना, तो उसके अंदर ये नजर आ रहा होता है कि आप पर्टिकुलर एक पर्सन को या पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है कोई फैसला करने वाले चंद अफराद की तरफ से। तो उस चीज का ये तासुर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे होना ये चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। यहाँ पे जो जैसा भी कैंपेन करे, जैसी भी मामलात करे, उसको लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड के जिसको वो वोट दें और वो जीत के आए। और उसको तमाम लोग
आसिफ जरदारी साहब ने इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया, और बिलावल साहब ने उसके ऊपर मजीद उनको कहा कि आप इस चीज को इंश्योर करें, कॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। और इस इलेक्शन का फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना इसलिए जरूरी है कॉज इलेक्शन के बाद इस मुल्क में जितनी आज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, इलेक्शन के बाद इससे ज्यादा और पाकिस्तान सही जुल्फिकार साहब, माजरत के साथ क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल मुख्तसर सा रह गया, मुझे अतीक साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। अतीक साहब इस सारी सूरत हाल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिएगा और साथ ये भी फरमाइएगा कि इलेक्टेबल की सियासत से पाकिस्तानी सियासत को छुटकारा मिल सकता है। देखिए, मेरे ख्याल में अब आवाम को इतना शऊर आ गया है कि उन्हें भी जो है अपना किरदार अब भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए। आप दुनिया की मिसाल लें, आप न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जब बदली तो उस वक्त उनकी उम्र 37 ईयर ओल्ड थी। इसी तरह अगर आप चिली की वज़ीर-ए-आज़म को देखें तो उनकी 37 ईयर्स की एज थी। आप शुमाली कोरिया के वज़ीर-ए-आज़म वो उसके हवाले से लोगों के एतराज़ात है, लेकिन उनकी उम्र भी कम थी। दुनिया के आप मुख्तलिफ ममालिक में देखें तो अब 37, 35, 38, 40 ईयर्स के लोग जो है वो अब प्रीमियरशिप पे के लिए आ रहे हैं और वो अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो दुनिया में अब यूथ जो है वो पाकिस्तान की तो एक बहुत बड़ी तादाद 50% से ज्यादा हमारे लोग जो है वो हमारे वोटर्स। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। डॉक्टर साहबा, जुल्फिकार साहब, अतीक रसूल साहब, आप तीनों से शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।